तो आज का टॉपिक है डिप्रेशन। और डिप्रेशन से ये एक ऐसा टॉपिक है और एक ऐसा टर्म है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, है ना। कोई छोटा मोटा टेंशन होता है तो हम कहते हैं हमें डिप्रेशन हो गया या एंजाइटी हो गई। जैसे हमने पिछली बार एंजाइटी पे बात किया था, वैसे ही डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन होता क्या है? ये एक तरीके का मूड डिसऑर्डर है, ठीक है। मूड डिसऑर्डर क्या है कि इसमें सैडनेस फील होती है, उदास रहता है आदमी, लगता है कि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, अब हम ख़त्म हो गए हैं, है ना। निराशा एकदम मन में आई जा रही है, क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं, किससे मदद लें, कुछ पता नहीं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि पर्सन वो चीज़ फील करने लगता है, वही चीज़ सोचने भी लगता है और उसी तरह बिहेव भी करने लगता है, ठीक है। जैसे मान लो आप डिप्रेस्ड हैं, ठीक है ना, तो आपको लग रहा है कि अंदर सिंकिंग सी फीलिंग आ रही है कि मन बैठा जा रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। विचार वैसे आने लगते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ जाएंगे हम, किससे बात करेंगे, किससे मदद मांगेंगे, है ना। फिर व्यवहार भी वैसे ही करना, अकेले में जाके बैठ जाएगा, चुपचाप रहेगा, खाना खाना बंद कर देगा या खाना खूब खाएगा, खूब सोएगा या तो बिल्कुल सोना बंद कर देगा, ठीक है। ये डिप्रेशन है। इन डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स पेशेंट हैज सैडनेस विच कॉजेज इंटरफेरेंस इन डेली फंक्शन। फिर क्या होगा कि मतलब जैसे अब वो रूटीन में आ गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट आया आपके पास, वो कह रहा है कि हमें आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता है, या मरीज का घर वाला कह रहा है कि ये आजकल गुमसुम बैठे रहते हैं, कुछ करते रहते नहीं हैं, है ना। घर में अभी रिसेंटली इनके पिताजी ख़त्म हुए थे, लेकिन वो उसके बाद से ऐसे हो गए। तो स्ट्रेसर था पिताजी ख़त्म होने का, है ना, और वो अभी तक चला आ रहा है। तो कितने टाइप्स होते हैं? पहला होता है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, menstrual dysphoric disorder, substance induced depressive disorder, depressive disorder due to another medical condition, और एक जो उसकी कारण नहीं पता चल रहा लेकिन है, अनस्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो ये सब टाइप्स है, लेकिन सबके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो सेम है। बस ये है कि थोड़ा थोड़ा फ़र्क ये है कि जैसे मान लो डिस्थाइनिया है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव है, अब वो 2 साल से डिप्रेशन चला आ रहा है, जनरली एजिड लोगों में देखा जाता है, ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट देखा जाता है, ठीक है। प्री मेंस्ट्रुअल वाला कि जब जैसे मेंसेस शुरू होने वाला है उससे पहले के कुछ दिन जो कहते हैं पीएमएस हो रहा है, हमसे बात ना करो नहीं तो अभी मार और खा जाओगे, है ना। तो वैसी वाली चीज़ होती है। इसमें मतलब मन ख़राब होता है या विचार ऐसे आ रहे होते हैं कि समझ में नहीं आता है कि क्या करें। मतलब इतने ज़्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है फीमेल्स में कि वो खुद अपने इमोशंस नहीं समझ पाती कि वो चाहती क्या है, ठीक है। वैसे ही सब्सटेंस के साथ होता है। जो लोग नशा करते हैं उनमें क्या होता है कि मान लो जैसे ही नशा शरीर से कम हुआ या जैसे ही नशे की मात्रा शरीर से कम हुई, वैसे ही उनको लगने लगता है कि अब नशा चाहिए, अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। सैडनेस बढ़ने लगती है। और नशा करने के बाद जो हाई आता है ना, वो हाई वो उनको क्यों पसंद है? क्योंकि उस हाई से डोपामिन रिलीज़ हो रहा है ब्रेन में, उससे उनको अच्छा लग रहा है, गुड फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो कभी भी आपके पास ऐसे कोई मरीज आए जो नशा कर रहा है और डिप्रेशन में है, तो उसको नशेड़ी मत कहिए, उससे पूछिए कि तुम कर क्यों रहे हो, ये बताओ, तुम्हारे नशा करने का कारण क्या है। कहीं तो कुछ गड़बड़ी हुई होगी तभी वो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम डिप्रेशन कैसे कहेंगे कि डिप्रेशन है, ठीक है। आज डॉक्टर साहब को डांट दिया कि डॉक्टर साहब आप फाइल पूरी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अब उदास हो गए, तो वो डिप्रेशन में नहीं है, ठीक है। डिप्रेशन तब कहेंगे जब वो 2 हफ्ते तक लगातार उदास रहे, ठीक है, या उनमें ये 4 सिम्टम हो, जैसे ज़्यादा सो रहे हों या कम सो रहे हों, काम करना बंद कर दें, है ना, बैठ जाए एक जगह, साइकोमोटर रिटार्डेशन हो जाए। अक्सर आप मरीजों को देखते हैं, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जो एकदम लुंज पुंज होते हैं। वो लगता है कि यार उनको धक्का देना पड़ेगा कुछ भी काम कराने के लिए, नहाने के लिए भी नहीं जाते, वो हफ्तों नहीं नहाएंगे, है ना, तो उनको धक्का देना पड़ता है। उसको कहते हैं साइकोमोटर रिटार्डेशन, ठीक है। पुअर एपेटाइट और वेट लॉस, कि उनका खाना पीना खाने में मन नहीं लग रहा है, वेट लॉस हुए जा रहा है, ठीक है। और
घर वाले कह रहे हैं खा लो बेटा खा लो, फिर भी नहीं खा रहे हैं, तो वैसे वाले जो चीज़ होती है वो अगर हो, या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं कि उदास हैं तो आइसक्रीम पे आइसक्रीम खाए जा रहे हैं, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी, जब पेशेंट कहे अब तो शरीर में शक्ति ही नहीं रह गई, हम कुछ करें। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस एंड एक्सेसिव गिल्ट, हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम बेकार हो गए, अब हमारा जीवन व्यर्थ है जीना, क्या करेंगे जी के, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, थिंकिंग एंड मेकिंग डिसीजंस, गाड़ी चला रहे हैं लेकिन कुछ और सोच रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। काम में निर्णय नहीं ले पा रहे कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे ये वाली चीज़ें होती है। फिर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं कि अब अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें वो बेहतर है। तो अगर ये इनमें से कोई 4 और पहले वाले में होना ज़रूरी है, तभी आप उसको कहेंगे कि डिप्रेशन है, वरना वो डिप्रेशन नहीं, वो उलझन हो सकती है, क्योंकि उलझन और डिप्रेशन के लक्षण एकदम सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जब भी होंगे तो साथ में उलझन भी होगी, ठीक है, या कोई फिज़िकल इलनेस भी हो सकती है। जैसे अगर मानसिक रोग के बारे में देखा जाए तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ओसीडी जिसे कहते हैं, नशा हो सकता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फिज़िकल और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेज हो सकती हैं, ठीक है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया ना, किसी के घर में डेथ हो जाए या रेप विक्टिम्स हों या कोई और ऐसी चीज़ें हों, तो हमें सारी पूरा उनका, जब भी आप मरीज़ देखें तो बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें कि क्यों ऐसा हुआ, मतलब वो इस सिचुएशन में क्यों लैंड अप हुआ, ठीक है। फिर फिज़िकल इलनेसेस बहुत सारी हैं कि कोई कैंसर है या हाइपरथायरिज्म है, कुशिंग सिंड्रोम है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, बुढ़ापे की दिक्कतें हैं, एपिलेप्सी है, उनमें भी डिप्रेशन बहुत कॉमन है। अब डिप्रेशन कितना कॉमन है? कम से कम पूरे हमारे वर्ल्ड में 28 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन से ग्रसित हैं। मतलब समझ लो कि जितने पूरे उत्तर प्रदेश में लोग हैं उतने डिप्रेशन से ग्रसित पूरे वर्ल्ड में लोग हैं, ठीक है। 3.8% ऑफ पॉपुलेशन इज़ अफेक्टेड ग्लोबली, और जिसमें 5% तो सिर्फ एडल्ट्स हैं, ठीक है। इट इज़ ट्वाइस एज कॉमन इन वीमेन एज इन मेन, वीमेंस में दुगना ज़्यादा है, ठीक है। और 7 लाख लोग, ये तो फिगर वो है जो रिपोर्टेड है, ऐसे कई लोग हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाते, ये फिगर बहुत ज़्यादा है कई, लेकिन फिर भी 7 लाख लोग हर साल सुसाइड से मरते हैं जो डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो करीबन मान के चलिए कि 4.5 करोड़ लोग अभी भी यहाँ पे डिप्रेशन से ग्रसित हैं, और हर 20 में से 1 आदमी को डिप्रेशन है, ठीक है। अच्छा, क्यों होता है? तो उसके पीछे ये हाइपोथेसिस है कि बहुत सारे न्यूरो केमिकल्स ऐसे होते हैं, कहते हैं नहीं दिमाग में केमिकल लोचा है, तो वो सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन की कमी हो जाती है, उस वजह से डिप्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उससे कहिए कि भैया देखिए न्यूरोकेमिकल की कमी है, इस वजह से है, और ये कमी जो है जब दवा खाएंगे तो थोड़े दिन के लिए आपूर्ति पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको दवा रेगुलर खानी है, इसमें कम से कम साल भर तो खानी ही खानी है, ठीक है। फिर जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती है, मान लो कि पेरेंट्स में है, ग्रैंड पेरेंट्स में है, उनसे चला आ रहा है, ठीक है। फिज़िकल इलनेस हो गई, कई बार ऐसा होता है एक्सीडेंट होने के बाद या कोई कैंसर डिटेक्ट होने के बाद, डायबिटीज़ डिटेक्ट होने के बाद भी हो जाता है डिप्रेशन लोगों को, ठीक है। फिर साइको सोशल फैक्टर्स होते हैं कि स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, ठीक है, पारिवारिक स्ट्रेस है, ठीक है। एनवायरनमेंट ऐसा है कि मान लो अब वो शहर से आए आदमी, ट्रांसफ़र हो गया किसी गांव में, है ना, वो उनको वहाँ का रहन सहन ही समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रहें, कहाँ जाएं। वो रोज़ पिक्चर देखने जाते थे, अब वहाँ हॉल ही नहीं है, पिक्चर हॉल ही नहीं है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत अफेक्ट करते हैं। गर्मी सर्दी से भी होता है, ठीक है ना, कि चेंज इन एटमॉस्फेयर हुआ तो भी डिप्रेशन होने के कारण हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर पेशेंट आता है तो हम उसको इवेलुएट कैसे करें, ठीक है। तो 3, 6, 8, 9 फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले कि उसकी सिवेरिटी कितनी है, कब से है, ठीक है, उसका सोशल नेटवर्क कैसा है, कि उसके पास दोस्त है कि नहीं, फैमिली मेम्बर्स हैं कि नहीं है, ठीक है ना, उसका
मान लो अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड वाइफ में इक्वेशन कैसी है, बच्चों में कैसी इक्वेशन है ना, वो सारी चीज़ें आपको पता करनी है। फिर वो अपने बारे में क्या सोचता है, दुनिया के बारे में क्या सोचता है, और आने वाले 5 साल के बारे में क्या सोचता है कि वो कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, उसके विचार कैसे आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आ रहे, ये सारी चीज़ें पूछिए। पास्ट हिस्ट्री पूछिए कि पहले कभी ऐसा एपिसोड आया है आपके पास, मतलब कभी ऐसे उदासी में चले गए हों या अकेले बैठते हों, किसी से बात ना करते हो, वैसा कभी हुआ है, वो चेक करिए। ठीक है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सिम्टम्स की क्यों हो रहा है, क्या कारण रहे हैं उसके पीछे। ठीक है। फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स चेक करिए, ब्लड प्रोफाइल चेक करिए कि क्यों, कोई और थायराइड वगैरह तो नहीं बढ़ा है या कैल्शियम की कमी तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्क्रीनिंग टूल्स भी आते हैं हम जो आप खुद लगा सकते हैं, जैसे PHQ-9 है, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री है, ये सब तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप फ़ोन पे खोल लीजिए और उसमें अपने हिसाब से बहुत आसान सवाल होते हैं, उनको भर लीजिए, फिर उसकी रेटिंग होती है। ठीक है। अगर आप वो रेटिंग में देख लीजिए आपका स्कोर कितना है, सीवियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है ना, उससे आप कर सकते हैं। और क्लिनिकली अगर देखा जाए, जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं उनके पास हैमडी है, मैड्रा स्केल है। ठीक है। ये सारे स्केल्स होते हैं जो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं और आप उनसे भी कर सकते हैं। तो PHQ-9 और हैमडी में बहुत फ़र्क नहीं होता है, मतलब उसका रिज़ल्ट ऑलमोस्ट सेम आता है, आप खुद भी लगा सकते हैं ये। अच्छा, जब डिप्रेशन होता है तो बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, जैसे कॉग्निटिव फंक्शनिंग कम हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति जिसे कहते हैं वो कम हो जाती है। ठीक है। आदमी जनरली नशे की तरफ भागता है, क्योंकि आजकल ज़माने में आप किसी से अपनी बात कह नहीं सकते, क्योंकि आदमी ये सोचता है अगर मैं कहूँगा अपनी बात तो पता नहीं वो क्या सोचेगा, मजाक ना बनाए। ठीक है ना, तो फिर वो नशे की तरफ भागता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जब भी आप डिप्रेशन में जाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि बॉडी की जो रेजिस्टेंस है किसी भी इन्फेक्शन को लेकर, जब आप खुद ही को पसंद नहीं करें तो वो क्यों फाइट करेगी आपके लिए। ठीक है। आपको स्ट्रोक हो सकता है, MI हो सकता है, आपकी एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस में असर आ सकता है, और फैमिली और सोशल लाइफ भी अफेक्ट हो सकती है इस वजह से। डिप्रेशन की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत डिक्रीज़ होती है। यही सब चीज़ें हैं जो हमने अभी तक बात करी, क्यों हो जाती हैं, क्योंकि भाई पेशेंट जब डिप्रेशन में है तो वो ठीक से काम नहीं करेगा, वो अकेला बैठा रहेगा, नहाएगा धोएगा नहीं, है ना, उसको इलनेसेस बढ़ जाएंगी, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे पुअर होती जाती है। ट्रीटमेंट में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, दवा से है। ठीक है ना। तो हम पहले जब भी शुरू करेंगे तो हम पहले देखेंगे कि पेशेंट प्रेफरेंस कैसा है, पेशेंट की प्रोफाइल कैसी है। ठीक है। कि मान लो जैसे अगर वो वर्किंग पेशेंट है तो हम उसको ऐसी दवाएं देंगे कोशिश करके कि जिनमें सीडेटिव एक्शन कम हो, जिसमें उसका जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव करे। ठीक है ना। जैसे वॉटिऑक्सीटेन अभी नई मॉलिक्यूल आया है तो हम वो देंगे। उसमें क्या है कि भाई उसका सीडेटिव एक्शन कम है और बाकी सारी चीज़ें इम्प्रूव कर रहा है, तो सुबह में दे दिया, मरीज़ अपना खा के ऑफिस कर रहा है, ऑफिस में भी ध्यान लग रहा है, कंसंट्रेशन भी बन रहा है, याददाश्त भी नॉर्मल है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो वो दे सकते हैं। और अच्छा, मान लो कि पेशेंट कह रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो हम मेटाजिपिन है, सर्ट्रालिन है, एमिट्रिप्लिन है, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है। जिससे नींद भी इम्प्रूव हो जाए, एपेटाइट भी इम्प्रूव हो जाए, पेशेंट का डिप्रेशन भी इम्प्रूव है। लेकिन हाँ, अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं कि नींद आ रही है ना, तो वो पूरे दिन भी रह सकती है। फिर देखेंगे कि पहले कोई दवा खाई थी उसका रिस्पॉन्स कैसा था। ठीक है ना। एफिकेसी और इफ़ेक्टिवनेस पे भी हम असर देखेंगे कि अगर नए मॉलिक्यूल्स आ गए हैं तो उनको ट्राई करें रेदर देन पुराने मॉलिक्यूल्स को। सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी और जो साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, वेट गेन बहुत कॉमन है हमारी दवाओं में, तो वो ना हो उन दवाओं में वो दें। और अगर पेशेंट चाह रहा है वैसी दवा, या आपको लगता है कि उस दवा से दे के जल्दी फ़ायदा हो सकता है, तो आप दे दीजिए। ठीक है। को अक्रिंग साइकेट्रिक और जनरल मेडिकल कंडीशन, मान लो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, तो वो भी साथ में दवाएं देनी होंगी। ठीक है ना। ये देखेंगे कि पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं है कि ऐसी दवा दे दें कि किसी और ड्रग से उसका नुकसान हो जाए, तो वो नहीं देंगे।
ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ ड्रग कि मान लो कि अब जैसे वॉटिऑक्सिटिन है तो उसकी वो ओडी डोज में भी पूरे दिन काम करती है ना, तो वो एक टाइम देंगे, ऐसा नहीं है कि उसको डबल डोज दे रहे हैं तो ज़्यादा हो रही है। फिर कॉस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भाई आदमी को ऐसा लगता है कि हम जब इलाज कराने जाते हैं तो वेस्ट ऑफ मनी है ना, कोई भी हो, उसको लगता है यार ये पैसे बर्बाद हो गए, डॉक्टर को पैसा बर्बाद दिया। तो कॉस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको वो देखना है कि पेशेंट की जेब पे भारी ना पड़े। लेकिन हाँ, आप पेशेंट को पूछ सकते हैं कि भाई जैसे मैं हूँ, मैं पूछ लेता हूँ थोड़ी महंगी दवाएं लिख दूँ चलेगी, तो कहता हाँ चलेगी, तो मैं लिख देता हूँ, तो और अच्छा फ़ायदा आएगा और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम CBT कर सकते हैं, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी कर सकते हैं। ठीक है। ECT देते हैं, हमारे यहाँ नहीं देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक ब्रीफ पल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज हम ब्रेन पे देते हैं, जैसे पिक्चरों में देखते नहीं, चेयर पे बैठा के दे देते हैं। लेकिन अब मॉडिफाइड ECT होता है, उसमें पेशेंट को पूरा सुन करके देते हैं, उस पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा कि उसको झटका दिया गया है। ठीक है। फिर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन होता है, RTMS है। RTMS हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अपने अस्पताल में भी इस साल ले आए। ठीक है। वेगस नर्व स्टिमुलेशन है, ये सारी चीज़ें लोग करते हैं। ठीक है। तो फाइनली बस लास्ट स्लाइड में यही है कि डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जो सैडनेस से प्रेजेंट करता है। एनेडोनिया मतलब काम करने की इच्छा नहीं होती उसमें, वो प्रेजेंट करता है। ये मेन उसके सिम्टम्स हैं। ठीक है। और न्यूरोबायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जेनेटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, साइकोसोशल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें, तो आपको सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है। और सबसे अच्छा और सबसे सेफ़ होता है कि अगर आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में हैं या आप सामने वाला आपको लग रहा है डिप्रेशन, तो उसको सब ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करिए। जितना जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतनी जल्दी बंद होगा। ठीक है ना, क्योंकि जितना डिले होता जाएगा और कोमॉर्बिड साइकेट्रिक इलनेसेस बनती जाएंगी। ठीक है। तो आप दोनों ट्रीटमेंट प्रेफर कर सकते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल भी और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं तो कहूँगा सभी को कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लीजिए, छोटा होगा और जल्दी इफ़ेक्ट आएगा और सेफ़ है, सबसे बड़ी बात। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान दीजिए। और ये हम छोटे छोटे सेमिनार इसलिए भी कर रहे हैं ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोग किस अस्पताल में काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और हमारे मरीजों के क्या लक्षण हैं। ठीक है ना। हम ये नहीं चाहते कि और अस्पतालों में अरे ये तो फंक्शनल है या ये तो नौटंकी कर रहा है, ये कुछ नहीं होता। तो ये जो आधी अधूरी नॉलेज है ना, ये बहुत डेंजरस होती है, इसीलिए लोग परेशान रहते हैं। खासकर अगर एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड लोग अगर ऐसी बात करें तो ठीक है ना। तो अगर आपके पास ऐसे कोई लोग हैं तो आप उनको समझाइए कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, इसका इलाज है और आप कराइए। ठीक है। वो मेन है, तो उसी में फ़ायदा है।